स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्प स्टडी में। जैसा कि हमारा क्लास 12 का केमिस्ट्री है, इसका पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे जो कि बोर्ड पेपर के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन भी आता है। तो हमारा पहला चैप्टर क्या है? सॉलिड स्टेट, जिसे हिंदी में बोलेंगे ठोस अवस्था। अब यहाँ पर हम ठोस के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और आता है, द्रव्य पदार्थ, मतलब कि मैटर या द्रव्य पदार्थ क्या होता है। द्रव्य पदार्थ एक ही होता है और उसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है और द्रव्य क्या होता है, इसके बारे में पहले बताएंगे। तो द्रव्य पदार्थ क्या होता है? द्रव्य पदार्थ, चाहे द्रव्य कह दो चाहे पदार्थ की, तो बात एक ही है। ठीक है, अब इसमें द्रव्य और पदार्थ क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ये मास होता है और क्या होता है, स्थान को घेरता है। मास होता है और स्थान को घेरता है, यानी कह सकते हैं कि हर वह वस्तु जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, क्या कहलाता है? द्रव्य पदार्थ कहलाता है। द्रव्य पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ द्रव्य के बारे में पढ़ा कि क्या होता है कि स्थान घेरता है और द्रव्यमान होता है, यानी मास होता है। अब द्रव्य की जो है कितनी अवस्थाएं होती हैं? अगर द्रव्य की मुख्य रूप से अवस्थाएं देखें, मुख्य अवस्थाएं तो 3 अवस्थाएं आती हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन अगर हम कहते हैं द्रव्य की अवस्थाएं, तो द्रव्य की और भी अवस्थाएं होती है, जैसे आता है प्लाज्मा। ठीक है, तो द्रव्य की मुख्य अवस्थाएं लिखते हैं, द्रव्य की मुख्य अवस्थाएं। तो अगर मुख्य की बात करें, ये 3 प्रकार का होता है। पहला आता है ठोस, दूसरा आता है द्रव, तीसरा आता है गैस। ये मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं, मुख्य रूप से क्या है? 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन एक जो है अगली जो चौथी अवस्था है, इसमें आता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा कैसे बनता है, ये कैसे तैयार होता है? ठीक है, ये तो मान लो हमारे जो है प्रकृति की देन लिखनी है, मानव के द्वारा बनाया हुआ होता है। ठीक है, अब ये कैसे बनाया जाता है और कैसे होता है? तो यहाँ पर अगर हम ठोस को टेम्परेचर देते हैं, क्या करते हैं? ठोस को टेम्परेचर देते हैं तो ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है और द्रव में परिवर्तित होता है। और जो टेम्परेचर देते हैं, जिस टेम्परेचर पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, उसको हम बोलते हैं गलनांक। ठीक है, क्या बोलते हैं? गलनांक। अगर क्या करें और टेम्परेचर दें और द्रव को और गर्म करें, यानी कि हमने ठोस को गर्म किया तो द्रव में परिवर्तित हुआ, और उसको अगर और गर्म कर रहे हैं तो गैस में परिवर्तित हो जा रहा है। यानी कि जिस टेम्परेचर पर द्रव गैस में परिवर्तित होता है उसे क्वथनांक बोलते हैं, क्वथनांक। अब हमारा मन क्या है कि और इसको गर्म करने का, तो क्या होगा कि अगर हम गैस को और गर्म करें, यानी कि इसी को आगे प्रक्रिया बढ़ाते चले जाएंगे, गर्म करते चले जाएंगे, तो एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिसे प्लाज्मा बोलते हैं। ये गैस के बाद आता है, यानी कि ये क्या हो रहा है? उच्च तापमान, इसे बोलेंगे उच्च तापमान या उच्च वोल्टता। उच्च तापमान या उच्च वोल्टता देने पर क्या होता है? प्लाज्मा तैयार होता है। इसे बोस-आइंस्टीन अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसको बोस-आइंस्टीन ने की थी। ठीक है, तो अब ध्यान देखना कि ठोस द्रव में क्यों परिवर्तित होता है, कैसे परिवर्तित होता है। कि जो है हम क्या करते हैं, ठोस का तापमान बढ़ाते हैं, बर्फ लेते हैं, उसका तापमान बढ़ाते हैं, क्या तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ठोस के जो अणु होते हैं पास होते हैं, लेकिन अगर हम उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो अणु दूर दूर जाने लगते हैं, कि अणु गतिमान होने लगते हैं। अणु गतिमान होंगे, उसमें क्या होगा? एक प्रकार की ऊर्जा होगी, जिसे हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। और अणु दूर दूर होंगे तो क्या होगा? द्रव में परिवर्तित होगा, यानी कि जिस टेम्परेचर पर परिवर्तित हुआ गैस ठोस द्रव में, उसे गलनांक बोल देंगे। अब क्या कर रहे हैं कि द्रव को और भी गर्म कर रहे हैं, तो अणु और दूर हो जाएंगे तो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, और गर्म करेंगे तो प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसके अणु क्या होंगे? गर्म करते दूर दूर होंगे, यानी कि गतिमान होंगे। गतिमान होने के कारण इसमें गति ऊर्जा आएगी।
अब गतिज ऊर्जा आएगी तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तीनों में से गैस में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद ठोस में होगा। गैस में क्या होगा, क्योंकि गैस के अणु और दूर जाएंगे, द्रव से और दूर जाएंगे। उसके बाद द्रव में क्या होगा, गैस के जो अणु होंगे थोड़ा पास रहेंगे, यानी गैस की तुलना में इसका जो गतिज ऊर्जा होगा कम होगा। और सबसे अधिक गतिज ऊर्जा गैस की होगी, फिर द्रव की होगी, फिर ठोस की होगी। अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो ठोस की स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक और द्रव की फिर गैस की। अब ये प्लाज्मा क्या होता है कि जो है जैसे हम गैस को मतलब कि और गर्म किए तो क्या होते हैं, इनके जो अणु होते हैं जो है अणु से, मान लो ये अणु है, ये अणु है, अणु से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और गति करने लगते हैं। अणु से क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और क्या होंगे, गति करने लगेंगे। कब, जब हम कुछ तापमान देंगे और कुछ वोल्ट का देंगे। और जो प्लाज्मा होता है विद्युत का बहुत बड़ा चालन, बहुत अच्छा चालन होता है, यानी चालक होता है, विद्युत का अच्छा चालन होता है। और ये रंगीन भी होता है, यानी कि रंग भी देता है। जैसे बहुत से ट्यूबलाइट होते हैं जो है घरों में लगाते हैं रंगीन ट्यूबलाइट, उसमें क्या होता है, एक प्रकार की गैस भरी जिसे हम नियॉन बोलते हैं। अब ये वहां पर क्या होता है, जैसे हम उसको उच्च वोल्टता देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जिस कलर का बल्ब होता है उसी कलर का जलने लगता है। किसकी वजह से, प्लाज्मा की वजह से। अगर हम देखें सूर्य के ऊपर की जो सतह है वो भी क्या है, प्लाज्मा है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, यानी उसके ऊपर की परत क्या होगी, प्लाज्मा होगी, क्योंकि वहां पर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ठोस के जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, एक यानी कि इनके बीच जो अंतर परमाणु दूरी होती है बहुत कम होती है, लगभग 0 के बराबर, यानी कि जो अणु होंगे बहुत पास पास होंगे। यानी कहने मतलब क्या है कि जो अंतर परमाणु बल होगा बहुत प्रबल होगा, किसमें, ठोस में। अगर उसकी तुलना में देखें द्रव में, द्रव के अणु जो थोड़ा थोड़ा दूर दूर होंगे, तो जो इसका अंतर परमाणु दूरी है इसमें क्या होगा, ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होंगे, अच्छी तरीके से बने नहीं रहेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, अंतर परमाणु बल कम होगा। और गैस में जाएं तो गैस में और दूर दूर हो जाते हैं इस तरीके से, तो इनके बीच अंतर परमाणु बल बहुत कम होगा, फिर उसके बाद इसमें होगा और सबसे ज्यादा ठोस में होगा। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या है, सॉलिड स्टेट, यानी ठोस के बारे में पढ़ना है। तो हम केवल यहाँ ठोस के बारे में बात करेंगे। तो ठोस में क्या होता है, आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, यानी कहने मतलब जिस आकार में है उसी आकार में रहेगा, आयतन भी जितना है उतना ही रहेगा। द्रव को देखें इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जैसे हम एक भगोने में, एक बोतल में क्या करें, 1 लीटर दूध ले लें, अब उसको हम क्या करते हैं, भगोने में डाल दें। तो पहले बोतल का आकार लिया था, अब भगोने में डाला, क्या हुआ, भगोने का आकार ले लिया। और बोतल में केवल 1 लीटर दूध था तो भगोने में भी 1 लीटर ही दूध रहेगा। 1 लीटर दूध क्या उसका हो गया, आयतन हो गया। और जो जिस आकार में वो गया है भगोने में उसका आकार हो गया। अब गैस में क्या होता है, इसका ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है, क्योंकि ये क्या होता है, हम गैस खोलते हैं तो उसको पता नहीं कहाँ तक फैल जाए, कितनी रेंज तक जाए ना, तो इसका आयतन आकार निश्चित नहीं होता। बाकी प्लाज्मा हम बता चुके हैं कि यहाँ से मुक्त और गर्म करेंगे तो इनके जो अणु होंगे उनके मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल के गति करने लगेंगे, जिससे क्या होगा, प्लाज्मा तैयार होगा। और कब, उच्च तापमान देंगे और इसे बोलते हैं बोस-आइंस्टीन अवस्था। बोस-आइंस्टीन अवस्था, क्योंकि इन्होंने इसकी खोज की थी, बोस-आइंस्टीन अवस्था, आइंस्टीन अवस्था। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे केवल ठोस के बारे में बात करते हैं। आप लोग वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो हम केवल यहाँ पर ठोस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ठोस के गुण पढ़ेंगे, ठोस का गुण क्या होता है, ठीक है। तो लिखेंगे ठोस के गुण, ठोस के गुण। तो सबसे पहले इसका जो सिंपल पॉइंट है वही है कि इनका आयतन तथा आकार क्या होता है, इनका आयतन तथा आकार निश्चित होता है, ठीक है। आयतन तथा आकार निश्चित होता है और इनके अणुओं के मध्य
अंतरा परमाणु दूरी, परमाणु दूरी बहुत कम, बहुत कम, लगभग जीरो के बराबर, लगभग जीरो के बराबर, जीरो के बराबर होता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है जी। इसी रेसिम में इनके बीच क्या होगा, अंतरा परमाणु बल जो होगा बहुत प्रबल होगा। इनके अणुओं के मध्य अंतरा परमाणु कर दिया बल बहुत प्रबल होता है, ये ज्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, बहुत प्रबल होता है। अगला पॉइंट ले लें, ये कठोर होते हैं। ठीक है जी, ये कठोर होते हैं। अगला पॉइंट ले तो ये असंपीड़ होते हैं। ये असंपीड़ का मतलब क्या हुआ, कागज पे लिखा, ये असंपीड़ होते हैं। असंपीड़ मतलब जिसको दबाया ना जा सके। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको दबा सकते हैं, हम ऐसे दबेगा ही नहीं ना। तो ये असंपीड़ होता है। ठोस का बिल्कुल ठोस होता है कि वो बर्फ ले लो, बर्फ को दबा सकते हो, धीरे धीरे टेम्परेचर में गलेगा। ठीक है, ये असंपीड़ होते हैं। अगला पॉइंट, और जो ठोस की गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है। ठोस की गतिज ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, लेकिन स्थिर ऊर्जा ज्यादा होती है। ठीक है, स्थिर ऊर्जा ज्यादा होती है। इनकी गतिज ऊर्जा बहुत कम तथा स्थिर ऊर्जा द्रव तथा गैस से अधिक होती है। ठीक है, अब इनका क्या होता है, इनका विसरण द्रव तथा गैस से क्या होता है, कम होता है। ठीक है जी। तो ये हमने 7 पॉइंट लिखा है, सातों बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। और भी गुण होते हैं तो इतना पर्याप्त ज्यादा लिखना जरूरी नहीं है। इनका आयतन तथा आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इनके अणुओं के मध्य अंतरा परमाणु दूरी बहुत कम होती है, लगभग जीरो के बराबर। इसी के कारण इनके जो अणुओं के मध्य अंतरा परमाणु बल होता है बहुत प्रबल होता है। ये कठोर भी होते हैं। ठीक है, ये असंपीड़ होते हैं, यानी दबाया नहीं जा सकता है। इनकी गतिज ऊर्जा बहुत कम तथा स्थिर ऊर्जा द्रव तथा गैस से अधिक होती है। क्योंकि गतिज ऊर्जा कम क्यों होगी, क्योंकि इनके अणु पास होंगे और गर्म करेंगे दूर दूर होंगे, लेकिन द्रव में जब परिवर्तित हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाएगा। इससे ठोस से और गैस का ज्यादा हो जाएगा द्रव से। ठीक है, इनका मिश्रण द्रव तथा गैस से कम होगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, ठोसों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ज्यामिति के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो इनके कुछ गुण हैं, उन गुण के आधार पर उनको समझते हैं। जो है एक तरफ क्या करेंगे, यहाँ पर गुण लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे क्रिस्टलीय ठोस, यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले इसमें आता है ज्यामिति। पहला पॉइंट है ज्यामिति, कि इनकी ज्यामिति कैसी होती है। तो क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है क्योंकि जो इनके
परमाणु या आयन होते हैं वो एक निश्चित व नियमित क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है। निश्चित व नियमित क्रम में एक मतलब व्यवस्था होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रिस्टलीय कोषों में लिखेंगे, इसको हम एग्जाम्पल समझा देंगे। क्रिस्टलीय कोषों में क्या है, अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित, या इसे ले लो, आयन की एक निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है, नियमित व्यवस्था होती है। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, ठीक है। इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में जो है अणु, परमाणु, आयन की एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। इस कारण से इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, ठीक है। तो ज्यामिति निश्चित नहीं है, ये हमने बता दिया, वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है, क्योंकि जो है जो अणु, परमाणु, आयन होते हैं इनकी निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, लेकिन इनकी निश्चित होती है। अब निश्चित ये कैसे होगा कि अणु, परमाणु, आयन कुछ भी हो, कि इनकी जो है ज्यामिति निश्चित क्यों होती है, यानी नियमित क्रम में क्यों होते हैं। तो जैसे क्या होता है, स्कूलों में बहुत सी क्लास के बच्चे होते हैं, 1 2 3 4 जब प्रेयर होता है तो एक क्लास का लाइन लगता है, दूसरी क्लास का लगता है, तीसरी क्लास का लगता है, और उसमें भी क्या होती है, एक व्यवस्था होती है कि छोटे बच्चे आगे लगेंगे और बड़े बच्चे उससे पीछे, जिससे कि क्या होता है, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। क्या होता है कि हर क्लास के बच्चे होते हैं, हर क्लास का लाइन अलग लगता है, और उसमें भी व्यवस्था है कि जो है जो छोटे बच्चे होंगे वो आगे लगेंगे और उससे बड़े पीछे, उससे बड़े पीछे, इस तरीके से व्यवस्था चलती है। वो क्या होता है कि वो क्रिस्टलीय ठोस को दर्शा रहा है, एग्जाम्पल तो अपन बता रहे हैं। लेकिन अगर वही क्या हो जाए, जब लंच होता है तो हर क्लास के बच्चे क्या होते हैं, मिल जाते हैं ना। अब उसमें ये तो है नहीं कि हाँ कक्षा 1 वाले यहाँ खाएंगे, कक्षा 2 वाले यहाँ लंच करेंगे, 3 वाले यहाँ लंच करेंगे, ऐसा है नहीं। सब इधर उधर मिल के क्या होते हैं, लंच करते हैं। तो उसमें कोई नियमित व्यवस्था नहीं है, तो वो अक्रिस्टलीय ठोस को दर्शाएगा। हालांकि ये हम एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। तो अब इसमें व्यवस्था कैसी होती है, निश्चित कैसी होती है, दिखा रहे हैं, इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। हेलो, यहाँ पर हमने क्या किया है, कुछ डॉट और कुछ गोला और डॉट है। तो ध्यान देखो, इसमें हम समझते हैं कि नियमित और निश्चित व्यवस्था कैसी इसमें है। अगर हम एक डॉट ले लें तो उसके चारों क्या है, गोले हैं, ठीक है। यानी एक डॉट के चारों तरफ क्या है, गोले हैं। अगर ऐसा हम क्या कर लें कि एक गोला ले लें तो हर गोले के चारों क्या है, एक चारों डॉट है। तो यहाँ पर एक नियमित और निश्चित व्यवस्था चल रही है, नियमित और निश्चित व्यवस्था। अगर हम NaCl ले लें, जो नमक होता है खाने वाला नमक, उसकी संरचना कैसी होती है। तो NaCl अगर हम ले लें तो क्या होगा, Na+Cl-, Na+Cl-, ऐसे हम उसको तोड़ रहे हैं। तो Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, फिर से Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हमें एक Na देखें, एक Na के चारों क्या है, Cl है। अच्छा चलो ठीक है। अब अगर हम Cl ले लें तो हर Cl की तरफ क्या है, Na। तो ये क्या कर रहा है, एक निश्चित व नियमित व्यवस्था को दर्शा रहा है, इसलिए क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस है। अगर इसी में हमें ऐसे ले लें, एक डाट है, फिर 2 डाट है, फिर ऐसे से करते करते
इस तरीके से है, इसकी कोई नियमित व निश्चित व्यवस्था नहीं है इस तरीके से। तो ये क्या होगा ना, जब नियमित और निश्चित व्यवस्था नहीं होगी तो ये अपृष्ठीय ठोस कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने ज्यामिति पढ़ लिया इसका। तो इसको वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका हम दूसरा गुण देखते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं गलनांक की। गलनांक कैसा होता है? इनका गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। इनका गलनांक निश्चित होता है, यानी कि अगर जैसे बर्फ ले लो तो हमको पता है कि बर्फ क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस जैसे जाएगा वो गलने लगेगा, तो वो निश्चित है कि हाँ इतने पर ये क्या होगा, इसका गलनांक होगा। लेकिन इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। क्या होता है? होने पर नर्म होकर प्रवाहित होते हैं। ठीक है, इनका गलनांक क्या होता है? निश्चित नहीं होता है और गर्म होकर होने पर नर्म होकर प्रवाहित होने लगते हैं। तो हमने क्या कहा, इसका गलनांक, हाँ अगर मान लो तो 50 डिग्री सेल्सियस ले कि हाँ ये 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, इसका गलनांक निश्चित है कि हाँ 50 डिग्री सेल्सियस तक गलने लगेगा। लेकिन इसका जो है कोई निश्चितता नहीं होता है, इसका रेंज होता है, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। तो हाँ इस रेंज में क्या होगा, ये क्या होगा, नर्म होगा या पिघलेगा और कोई निश्चित नहीं होगा। जैसे रबड़ ले लो, क्या टायर ले लो, टायर क्या होता है, एक तरफ धुआं निकलता है एक तरफ चलता है। ठीक है, तो उसका क्या होता है, ताप निश्चित नहीं, गलनांक निश्चित नहीं कि हाँ कितने पर ये गलेगा। उसको लगाते हैं और जब टेम्परेचर देते हैं तो वो क्या होता है, पिघलता है और धुआं निकलता है और एक तरफ पिघलता जाता है। तो निश्चित नहीं है, इसका गलनांक निश्चित नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है विदलन। अब विदलन क्या होता है कि अगर हम जैसे मान लो क्रिस्टलीय ठोस को काट रहे हैं धारदार औजार से, देखिए धारदार औजार से काटने पर चिकनी सतह प्राप्त होती, स्मूथ। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, खुरदरी सतह, रफ। धारदार औजार से काटने पर खुरदरी सतह प्राप्त होती है। ठीक है, तो जैसे पनीर ले लो, पनीर काटते हैं चिकना बिल्कुल प्राप्त होता है, पनीर थोड़ा ठोस होता है लेकिन ज्यादा ठोस नहीं होता है, होता ही है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये विदलन हो गया हमारा। अब देखते हैं प्रकृति क्या होती है, प्रकृति। ठीक है, अब इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, इसलिए वास्तविक ठोस कहलाएंगे। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक ठोस। इनका गलनांक निश्चित होता है, अतः ये वास्तविक ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। ठीक, इसमें क्या है, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, इनका निश्चित नहीं होता है, अतः ये अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस कहलाते हैं, आभासी ठोस कहलाते हैं। ठीक है, इनका गलनांक क्या होगा, निश्चित नहीं होता है, ये अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस कहलाते हैं। जैसे कार में क्या होता है, कांच लगा तो उसके ऊपर जो है पन्नी की जो
चढ़ी होती है बर्फ, उसको जब गर्म करते हैं क्या होता है, गर्म होता है वो लिक्विड के रूप में थोड़ा थोड़ा लिक्विड के रूप में परिवर्तित होने लगता है, तो वो आभासी ठोस को ही दर्शाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं जो है, ठीक है, संपीड़ितता। आगे क्या है, संपीड़ित। ये क्या होते हैं, असंपीड़ित होते हैं। हमने बताया ना ठोस क्या होते हैं, असंपीड़ित यानी दबाया नहीं जा सकता है। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको, संपीड़ितता। ये असंपीड़ित होते हैं, असंपीड़ित होते हैं। ठीक है, ये कुछ हद तक होते हैं, कुछ हद तक क्या होते हैं, संपीड़ित होते हैं। कुछ हद तक क्या होते हैं, संपीड़ित होते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं। व्यवस्था कैसी होती है, व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था की बात करते हैं। व्यवस्था कैसी होती है, इसमें जो है अणुओं की दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। अणुओं की दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। अभी समझा दें दीर्घप्रासी व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, इसमें अणुओं की लघुप्रासी व्यवस्था होती है। ठीक है, तो दीर्घप्रासी मतलब क्या होता है, ज्यादा लंबा चलने वाला। दीर्घप्रासी अलग हम कह दें जो है, तो क्या होता है, मिस्त्री लोग क्या दीवार जोड़ते हैं तो उसमें ईंटों प्रेस लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, फिर दूसरा ईंट ऐसे लगाते हैं, फिर ऊपर ऐसे लगाते हैं, फिर ऐसे लगाते चले जाते हैं। इसमें एक निश्चित और नियमित व्यवस्था है, निश्चित और नियमित व्यवस्था है। इस तरीके से दीवार ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा, क्योंकि पहले ही हमने बता दिया क्रिस्टलीय ठोस में क्या होते हैं, जो अणुपरमाणु आयन होते हैं उनकी निश्चित व नियमित व्यवस्था यानी ज्यामिति निश्चित होती है। इस कारण से हम जो है एग्जांपल ले रहे हैं। अभी हमने मिस्त्री को बताया कि वो दीवार कैसे होता है, एक के ऊपर एक कैसे रखते चला जाता है निश्चित और नियमित व्यवस्था में। उससे क्या होता है, दीवार ज्यादा ऊंचाई तक जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को अगर हम समझे तो दीर्घप्रासी व्यवस्था कहेंगे। अगर इसी में हम क्या करते हैं, एक ईंट ऐसे लगा दें, एक ईंट ऐसे लगाएं, फिर एक ईंट ऐसे लगा दें, तो ये ज्यादा ऊंचाई तक नहीं चल पाएगा। ये दीवार क्या होगा, ज्यादा ऊंचाई तक नहीं चल पाएगा। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसमें क्या होते हैं, अणुपरमाणु आयन की निश्चित और नियमित व्यवस्था यानी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। इस कारण से इसमें क्या होते हैं, अणुओं की लघुप्रासी व्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है, दीर्घप्रासी, क्योंकि अगर हम एक निश्चित और नियमित क्रम में ईंटों को ऊपर जोड़ते चले जाएंगे तो दीवार क्या होगा, ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से ईंटों को रखते हैं तो क्या होगा, दीवार थोड़ी ऊपर जाके गिर जाएगा। तो इसमें दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में क्यों होती है, क्योंकि इसमें अणुपरमाणु आयन की एक निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है, और इसमें क्या होता है, अणु या परमाणु आयन की नियमित और निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही बताएंगे। इसके आगे और दो तीन और हैं इसके बारे में अगली वीडियो में जो है बात करेंगे। तो आज के लिए